कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी के 41 साल किसी एक ही संस्था को दे देता है। मतलब वो दिन रात उस संस्था के लिए काम करता है और फिर एक दिन सम्मान के साथ रिटायर हो जाता है। जो कि जाहिर है एक बहुत बड़ी बात है। 41 साल बहुत लंबा समय होता है। बिल्कुल। लेकिन रिटायरमेंट के कई साल बाद अचानक एक दिन उसे एक सूचना मिलती है। उसे पता चलता है कि उसकी पुरानी संस्था ने नियमों में कुछ बदलाव किए हैं और पिछली तारीख से उसका पुराना वेतन बढ़ा दिया है। अच्छा, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। हाँ, बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि उसे लाखों रुपए का पिछला बकाया, मतलब जो एरियर्स होते हैं ना, वो भी मिल जाता है। ये तो किसी भी रिटायर्ड इंसान के लिए एक बहुत अच्छी खबर होगी, है ना? कोई भी सामान्य इंसान इस मौके पर यही सोचेगा कि भाई अगर मेरा अंतिम वेतन बढ़ गया है तो उसी गणित के हिसाब से अब मेरी मासिक पेंशन भी बढ़ जानी चाहिए। हाँ, ये एक बहुत ही स्वाभाविक सी सोच है। मतलब अगर सैलरी बढ़ी है तो पेंशन भी उसी अनुपात में बढ़नी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन तभी वो संस्था एक कड़ा जवाब देती है और पेंशन बढ़ाने से साफ इनकार कर देती है। सुनने में यह है किसी फिल्म का प्लॉट या कह सकते हैं कोई बहुत बड़ा अन्याय लगता है। लेकिन आज जिस विषय पर हम ये गहन चर्चा करने जा रहे हैं वो कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक हकीकत है। जी बिल्कुल। और ये मामला कानूनी दुनिया का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, तो आज हमारे सामने एक ऐसा ही दिलचस्प मामला है जिस पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 13 मार्च 2026 को एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। और इस मामले का नाम है खराती राम मैनी बनाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये मामला ये दिखाता है कि हमारी जो इंसानी उम्मीदें हैं और जो कठोर कानूनी नियम हैं वे हमेशा एक ही पटरी पर नहीं चलते। सही कहा आपने। इस पूरी घटना में जो सबसे बड़ा टकराव है वो ये है कि क्या वेतन और पेंशन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब एक आम समझ तो यही कहती है कि पेंशन जीवन भर की सेवा का फल है। बिल्कुल। लेकिन कानूनी और वित्तीय दुनिया में पेंशन केवल भावनाओं या सहानुभूति का विषय नहीं है। ये एक बहुत ही सख्त स्टैट्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होता है। मतलब एक वैधानिक अनुबंध है। जी हाँ, एक वैधानिक अनुबंध। ये अपने खुद के लिखे हुए कड़े नियमों से चलता है, न कि इस बात से कि क्या सही या न्याय संगत महसूस होता है। और यही वो बिंदु है जहां से इस पूरे विवाद की असल शुरुआत होती है। हमारी आज की इस गहन चर्चा का मुख्य मिशन ही यही है कि इस उलझन को पूरी तरह से सुलझाया जाए। बिल्कुल। हमें ये समझना होगा कि नियमों और भावनाओं के बीच अदालत ने कैसे संतुलन बनाया। हाँ, तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब किसी कर्मचारी के वेतन में पूर्वव्यापी यानी रेट्रोस्पेक्टिव वृद्धि होती है तो क्या उसकी पेंशन भी अपने आप बढ़नी चाहिए। इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा जी। क्योंकि इस कहानी की जड़ें काफी पुरानी है। बिल्कुल पुरानी है, उस समय से जुड़ी हैं जब भारत एक नया आजाद देश ही बना था। बात 1952 की है जब इस मामले के मुख्य पात्र ने बैंकिंग की दुनिया में कदम रखा था। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो अगर हम 1952 की बात करें तो वो साल भारतीय बैंकिंग इतिहास के लिए बहुत अहम था। दस्तावेजों के अनुसार जो याचिकाकर्ता हैं श्री खराती राम मैनी जी, उन्होंने 1 अक्टूबर 1952 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में अपनी नौकरी शुरू की थी। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया मतलब बैंकिंग का ढांचा उस समय आज जैसा बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल नहीं था। फिर 1955 में एक बड़ा बदलाव आया। भारत सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया। अच्छा। और इस कानून के तहत इंपीरियल बैंक का पुनर्गठन हुआ और वो बन गया आज का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI। इसी कानूनी बदलाव के साथ उनकी सेवाएं भी बिना किसी रुकावट के SBI में स्थानांतरित हो गई। यानी उन्होंने उस बैंक में तब से काम किया था जब उस बैंक का नाम तक अलग हुआ करता था। 1952 से लेके 1993 तक पूरे 41 साल। हाँ, ये कोई छोटी अवधि नहीं है। बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपना पूरा कामकाजी जीवन उसी एक संस्था को दे दिया। अंततः दशकों की सेवा के बाद 31 मई 1993 को वो रिटायर हुए और रिटायरमेंट के समय उनकी पेंशन तय की गई 1781 रुपए। जी। और यहाँ ये ध्यान देना जरूरी है कि ये जो 1781 रुपए की राशि थी ये किसी अधिकारी ने अपने मर्जी से तय नहीं की थी। तो ये कैसे तय हुई थी? ये पूरी तरह से एक गणितीय और वैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा था। उनकी पेंशन की गणना पुराने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया पेंशन रूल्स के नियम 18 और नियम 20 के तहत की गई थी। अच्छा, नियम 18 और 20। हाँ।
अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये नियम असल में कैसे काम करते हैं। जब भी कोई बड़ा पेंशन फंड बनाया जाता है तो उसके कुछ सुरक्षात्मक नियम होते हैं ताकि फंड सुरक्षित रहे ना। बिल्कुल। तो नियम 18 और 20 के तहत पेंशन की गणना 2 अलग-अलग तरीकों से की जाती है। उदाहरण के लिए एक तरीका अंतिम आहरित वेतन के आधार पर हो सकता है, मतलब जो लास्ट सैलरी ड्रॉ की गई हो। जी हाँ। और दूसरा तरीका फंड में कुल योगदान और सेवा के वर्षों पर आधारित हो सकता है। नियम यह था कि इन दोनों तरीकों से जो भी राशि कम बैठेगी, यानी लेसर ऑफ द टू, वही राशि पेंशन के रूप में दी जाएगी। अच्छा, तो जो दोनों में से कम हो। हाँ, यह तरीका इसलिए अपनाया जाता है ताकि पेंशन फंड पर अचानक कोई बहुत बड़ा बोझ ना पड़े और फंड हमेशा सुरक्षित रहे। ये बात तो समझ में आती है कि फंड को सुरक्षित रखने के लिए कड़े नियम बनाए गए थे। तो 1993 में जब वे रिटायर हुए तब तक तो सब कुछ सामान्य था। बिल्कुल, सब कुछ नियमों के हिसाब से चल रहा था। लेकिन इस कहानी में असली भूचाल तब आता है जब वे शांति से अपना रिटायरमेंट बिता रहे होते हैं। रिटायरमेंट के कई सालों बाद बैंकिंग सेक्टर में छठा द्विपक्षीय समझौता यानी 6th बाइपार्टाइट सेटलमेंट लागू होता है। जी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। इस समझौते का मकसद बैंक कर्मचारियों के वेतनमान को बढ़ाना था, लेकिन इसमें सबसे बड़ा पेच ये था कि ये संशोधन 1 नवंबर 1992 से रेट्रोस्पेक्टिवली यानी पिछली तारीख से लागू किया गया। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि रेट्रोस्पेक्टिव शब्द कानूनी और वित्तीय मामलों में कैसे काम करता है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जब कोई वेतन वृद्धि पिछली तारीख से लागू होती है तो इसका मतलब है कि उस तारीख के बाद जिन्होंने भी काम किया है उनका वेतन कागजों पर बदल जाता है। अच्छा। और क्योंकि याचिकाकर्ता 31 मई 1993 को रिटायर हुए थे और वेतन वृद्धि 1 नवंबर 1992 से लागू हुई थी, तो तकनीकी रूप से उनके नौकरी के अंतिम 7 महीनों का वेतन तो पूर्वव्यापी रूप से बढ़ गया। बिल्कुल सही। और इस नए समझौते का सम्मान करते हुए बैंक ने 2008 में उनका वेतन फिर से निर्धारित किया और उन्हें उन 7 महीनों के वेतन का अंतर, मतलब जो एरियर्स होते हैं, उसका भुगतान भी कर दिया। और बस यहीं से वो बड़ा भ्रम और विवाद पैदा हुआ। बैंक ने पुराना बकाया पैसा तो दे दिया, लेकिन उनकी पेंशन की राशि में 1 रुपए की भी बढ़ोतरी नहीं की, जो कि आम आदमी की नजर में अजीब लग सकता है। हाँ, अब अगर हम इसे एक बहुत ही सटीक और व्यवहारिक उदाहरण से समझें, ये तो वैसा ही है जैसे किसी ने एक टेलीकॉम कंपनी से एक स्मार्टफोन खरीदा हो और उसके साथ कॉलिंग और इंटरनेट का प्लान अलग से लिया हो। दिलचस्प उदाहरण है। कुछ सालों बाद वो कंपनी फोन के सॉफ्टवेयर को मुफ्त में अपग्रेड कर दे, फोन में नए फीचर्स आ गए, वो ज्यादा तेज चलने लगा। ये वैसा ही है जैसे पुराना वेतन बढ़ गया और बकाया मिल गया। बिल्कुल। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि फोन अपग्रेड होने से कंपनी का वो पुराना डेटा प्लान या इंटरनेट की लिमिट भी अपने आप बढ़ जाएगी। हाँ, क्योंकि दोनों चीजें अलग अलग हैं, है ना। डेटा प्लान का अग्रीमेंट बिल्कुल अलग है। कर्मचारी भी यही सोचता है कि भाई फोन अपग्रेड हुआ है तो डेटा भी बढ़ना चाहिए, लेकिन दोनों के अनुबंध बिल्कुल अलग होते हैं। यह उदाहरण इस पूरी वित्तीय और कानूनी जटिलता को बहुत ही शानदार तरीके से खोलता है। देखिए, वेतन और पेंशन, ये दोनों बैंक के भीतर 2 बिल्कुल अलग अलग अनुबंध और अलग अलग इकाइयों की तरह काम करते हैं। मतलब वे एक चीज नहीं है। बिल्कुल नहीं। एक आम इंसान सोचता है कि वेतन और पेंशन एक ही तिजोरी से आते हैं, इसलिए अगर एक बढ़ा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। तो फिर ये पैसे आते कहाँ से हैं? जो वेतन और उसका बकाया दिया गया वह एसबीआई के परिचालन बजट, मतलब ऑपरेशनल बजट से आया था। लेकिन जो पेंशन है वह एक अलग ट्रस्ट यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉइज पेंशन फंड से दी जाती है। अच्छा, तो पेंशन का एक अलग ही ट्रस्ट होता है? जी हाँ, इस फंड के अपने नियम हैं, अपना अलग गणित है। यह बैंक के दैनिक आय से नहीं चलता। लेकिन रुकिए, ये तर्क तो पूरी तरह से कागजी और तकनीकी लगता है। अगर बैंक ने खुद दस्तावेजों में ये मान लिया कि 1992 में उस कर्मचारी को कम वेतन दिया गया था, तो यह बैंक की व्यवस्था की कमी थी। हाँ, यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। कर्मचारी ने तो अपना काम पूरे ईमानदारी से किया था ना। जब बैंक अपनी गलती सुधारते हुए एरियर्स दे रहा है तो उस कर्मचारी को अपनी बाकी की पूरी जिंदगी एक कम पेंशन के सहारे क्यों गुजारनी चाहिए? ये सवाल बहुत ही जायज लगता है। क्या बैंक अपनी ही दी गई वेतन वृद्धि के तार्किक परिणामों से भागने के लिए इन
तकनीकी और ट्रस्ट वाले नियमों का बहाना नहीं बना रहा है। मतलब किसी भी इंसान को तो ये सरासर अन्याय ही लगेगा। ये गुस्सा और ये सवाल बिल्कुल स्वाभाविक है, और आपको बता दूं कि अदालत में याचिकाकर्ता के वकीलों ने भी ठीक यही भावना पेश की थी। अच्छा, हाँ, उन्होंने अदालत में क्या कहा? उनका तर्क भी यही था कि ये महज एक तकनीकी बहाना है। याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का मजबूत हवाला दिया, जो समानता के अधिकार से जुड़े हैं। जी बिल्कुल, जो समानता और रोजगार के मामलों में भेदभाव न करने की गारंटी देते हैं। उन्होंने कहा कि जब वेतन वृद्धि 1992 से लागू हो गई है, तो 1993 के रिटायरमेंट के समय उनकी कागजी हैसियत, मतलब जो पेपर स्टेटस था, वो बदल चुका था। तो उनका ये मानना था कि उन्हें भी नए वेतनमान के हिसाब से पेंशन मिलनी चाहिए। हाँ, इसलिए जो लोग उस नए वेतनमान के साथ बाद में रिटायर हुए, उनके बराबर ही पेंशन इन्हें भी मिलनी चाहिए। उन्होंने 10 अक्टूबर 2006 के एक बैंक सर्कुलर का भी जिक्र किया। उस सर्कुलर में क्या था? उसमें कहा गया था कि पेंशन रिटायरमेंट से ठीक पहले के 12 महीनों के औसत मूल वेतन के आधार पर तय होनी चाहिए। तो फिर बैंक ने इस समानता के अधिकार वाले तर्क को कैसे काटा? मतलब बैंक ने खुद का बचाव कैसे किया? एसबीआई का रुख यहाँ बहुत ही स्पष्ट और कानूनी रूप से कड़ा था। बैंक ने अदालत में साफ कहा कि देखिए, पेंशन कोई इक्विटी यानी सामान्य न्याय या सहानुभूति का विषय नहीं है। ये विशुद्ध रूप से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉइज पेंशन फंड रूल्स द्वारा संचालित होता है। बैंक का तर्क था कि जब याचिकाकर्ता रिटायर हुए थे, तब नियम 18 और 20 के तहत जो भी गणितीय गणना की गई थी, वो उस दिन के हिसाब से बिल्कुल सही थी। मतलब उस समय के नियमों के हिसाब से कोई गलती नहीं थी। बिल्कुल। और सबसे अहम बात, बैंक ने ये तर्क दिया कि 2006 के सर्कुलर को दशकों पुराने और पहले ही निपटाए जा चुके मामलों को फिर से खोलने के लिए पिछली तारीख से लागू नहीं किया जा सकता। मतलब बैंक का साफ कहना था कि जो फाइल एक बार बंद हो गई, वो बंद हो गई। जी हाँ। लेकिन मैं फिर भी इस बात पर जोर देना चाहूंगी, क्या नियम इतने पत्थर की लकीर होते हैं कि उनमें कोई ऑटोमेटिक रिकम्प्यूटेशन यानी स्वतः पुनर्गणना की गुंजाइश ही नहीं होती? बिल्कुल, और यही इस पूरे फैसले की धुरी है। पेंशन एक वैधानिक अधिकार है, मतलब स्टैट्यूटरी राइट है। इसका मतलब ये है कि ये अधिकार केवल और केवल उन शब्दों से पैदा होता है जो नियम पुस्तिका में काले अक्षरों में लिखे गए। जो लिखित में है बस वही माना जाएगा। जी। अगर पेंशन नियमों में ये स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है कि वेतन के पूर्वव्यापी संशोधन के मामले में पेंशन की भी पूर्वव्यापी पुनर्गणना की जाएगी, तो अदालत अपनी मर्जी से ये लाभ नहीं दे सकती। ये जानना भी जरूरी है कि पेंशन फंड की गणना एक्चुअरी विशेषज्ञों द्वारा की जाती है। वे एक तय समय में मौजूद पैसों और भविष्य की देनदारियों का एक बहुत ही जटिल गणित तैयार करते हैं। तो अगर नियमों में बदलाव का प्रावधान नहीं है तो बैंक कुछ नहीं कर सकता? बिल्कुल, अगर नियमों में स्वतः बदलाव का प्रावधान नहीं है तो बैंक बाध्य नहीं है। तो इसी भारी खींचतान के बीच ये मामला 13 मार्च 2026 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के जस्टिस संदीप मोदीगिल की अदालत में पहुंचता है। जी हाँ, अदालत को 2 टूक ये तय करना था कि क्या वेतन संशोधन का मतलब स्वतः ही पेंशन संशोधन होता है, और क्या 2006 के उस सर्कुलर का लाभ इस 1993 के रिटायरमेंट वाले मामले में मिलना चाहिए। और अदालत का विश्लेषण बहुत ही स्पष्ट, तार्किक और मैं कहूंगा भावनाओं से परे था। जस्टिस मोदगिल ने साफ तौर पर कहा कि पेंशन वैधानिक नियमों द्वारा बाध्य है। उन्होंने इस बात पर कानूनी मोहर लगाई कि वेतन में संशोधन होने का मतलब स्वचालित रूप से पेंशन में संशोधन होना कतई नहीं है। ये दोनों पूरी तरह से स्वतंत्र धाराएं हैं। और उस 2006 के सर्कुलर का क्या हुआ, जिसे याचिकाकर्ता अपनी सबसे बड़ी ढाल मान रहे थे? अदालत ने उस तर्क को भी पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि 2006 के सर्कुलर को पूर्वव्यापी प्रभाव यानी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दिया जा सकता। अच्छा, लेकिन अदालतें ऐसा करने से इतना बचती क्यों हैं? अब यहाँ हमें ये समझना होगा कि अदालतें पुराने वित्तीय मामलों को खोलने से इतना बचती क्यों हैं। अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो कल्पना करें कि एक पेंशन फंड एक बड़ी सी पानी की टंकी है। ठीक है। हर साल रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए उस टंकी से पानी की एक तय मात्रा निकाली जाती है। अगर अदालत 2006 के सर्कुलर को 1993 के मामलों पर लागू कर दी थी, तो बैंक को 1990 के दशक में रिटायर हुए हजारों कर्मचारियों की पुरानी फाइलों को फिर से खोलना पड़ता। बाप रे, हजारों फाइलें! हाँ, और उन हजारों लोगों को बढ़ावा, एरियर्स और पेंशन देने के लिए उस पानी की टंकी से अचानक बहुत सारा पानी निकालना पड़ता। तो उसका नतीजा क्या होता?
नतीजा ये होता कि आज के समय में जो कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं उनके लिए उस टंकी में पानी ही नहीं बचता। पूरी बैलेंस शीट और फंड का पूरा गणित रातों रात दिवालिया हो जाता। ये तो बहुत ही भयंकर स्थिति होती। बिल्कुल। अदालतें किसी एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए पूरे सिस्टम को खतरे में नहीं डाल सकती। ये एक बहुत ही बड़ा आहा मोमेंट है। हम अक्सर चीजों को सिर्फ एक कर्मचारी के नजरिए से देखते हैं, लेकिन अदालत को तो पूरे सिस्टम का संतुलन देखना होता है। सही कहा आपने। फंड कोई जादी का पिटारा तो है नहीं कि जब चाहो पैसे निकाल लो। और अदालत ने अंततः याचिका खारिज कर दी, यानी बैंक के फैसले को सही ठहराया। लेकिन इस फैसले में अदालत ने एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत का जिक्र किया था, समय का महत्व। हाँ, ये बहुत जरूरी पहलू है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने इस मांग के लिए कानूनी रास्ता अपनाने में बहुत अधिक समय लगा दिया था। दस्तावेजों के मुताबिक, जिसे अंग्रेजी में कंसिडरेबल लैप्स ऑफ टाइम कहा गया है। हाँ, और ये कानूनी दुनिया का एक बहुत ही स्थापित सिद्धांत है। इसे एक लैटिन मैक्सिम में कहा जाता है, विजिलांटिबस नॉन डॉर्मिएंटिबस जुरा सबवेनिएंट। इसका आसान मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि कानून उसकी मदद करता है जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है, उसकी नहीं जो सोता रहता है। ये तो बहुत ही गहरी बात है। बिल्कुल। अगर हम इस मामले की टाइमलाइन देखें तो कर्मचारी 1993 में रिटायर हुए, वेतन का बकाया उन्हें 2008 में मिला। हाँ। बैंक ने पेंशन बढ़ाने से 2014 में स्पष्ट इनकार कर दिया, और ये अंतिम फैसला कब आ रहा है? 2026 में। ये तो सच में बहुत लंबा समय है। सेवा मामलों में, खासकर जहां वित्तीय देनदारी शामिल हो, इतनी देरी से किए गए दावों को अदालतें कभी हल्के में नहीं ले सकती। वित्तीय नियोजन के लिए निश्चितता बहुत जरूरी है। तो इस सबका असल मतलब क्या है? हम इस पूरे मामले से क्या सीख सकते हैं? अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो यह फैसला केवल श्री मैनी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीच के विवाद की कहानी नहीं है। तो ये किस बारे में है? ये पूरी बैंकिंग प्रणाली, और मैं कहूंगा कि पूरी कानूनी और प्रशासनिक प्रणाली की वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने का एक सख्त कदम है। अगर अदालत सहानुभूति में बहकर फैसला सुना देती तो इसका मतलब होता कि भविष्य में कोई भी संस्था कभी भी अपनी पुरानी बैलेंस शीट को क्लोज नहीं मान पाती। यह फैसला इस बात की पुष्टि करता है कि नियम पुस्तिका ही सर्वोपरि है। बिल्कुल सही। तो अगर इस पूरी गहन चर्चा के मुख्य निष्कर्षों को समेटा जाए तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सबक यही है कि वेतन और पेंशन रेल की उन दो पटरियों की तरह है, जो दिखती तो साथ साथ है, लेकिन उनके नियम और उनका रास्ता बिल्कुल अलग होता है। हाँ, वे एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। वेतन संस्था के बजट से आता है, जबकि पेंशन एक अलग ट्रस्ट के गणितीय नियमों से चलती है। दूसरा महत्वपूर्ण सबक ये है कि समय पर की गई कार्रवाई कानूनी मामलों में कितनी मायने रखती है। बिल्कुल, समय बहुत कीमती है। अगर किसी को लगता है कि प्रशासनिक तौर पर उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो उसे तुरंत आवाज उठानी चाहिए। दशकों बाद अचानक हुए किसी बदलाव के आधार पर पुराने बंद मामलों को नहीं खोला जा सकता। और एक बात जो हमें इस पूरे मामले से गहराई से समझनी चाहिए, वो ये है कि रोजगार अनुबंधों में लिखे हुए बारीक अक्षरों, यानी उस फाइन प्रिंट को पढ़ना और समझना कितना जरूरी है। हाँ, हम अक्सर उन चीजों को अनदेखा कर देते हैं। हम अक्सर मान लेते हैं कि जो तार्किक है वही कानूनी भी होगा, लेकिन जब बात कॉरपोरेट या सरकारी नियमों की आती है तो अदालतें भावनाओं से नहीं बल्कि अनुबंध में लिखे गए काले अक्षरों से चलती हैं। ये बहुत ही सटीक बात है, और ये चर्चा इसलिए भी इतनी प्रासंगिक है क्योंकि हम में से बहुत से लोग किसी न किसी कॉरपोरेट ढांचे या सरकारी नौकरी का हिस्सा हैं। जी बिल्कुल। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा अधिकार सिर्फ वहीं तक है जहां तक नियम पुस्तिका अनुमति देती है। अब इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। वो क्या? आज हमने 1992 के वेतन समझौतों और पुराने पेंशन नियमों के टकराव पर बात की, लेकिन जरा आज की दुनिया की ओर देखिए। जिस तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई और नई तकनीक आ रही है, काम का पूरा स्वरूप ही बदल रहा है। ये सच है, कार्यस्थल की पूरी परिभाषा ही बदल रही है आजकल। जरा सोचिए, अगर भविष्य में नियमित वेतन या फिक्स जॉब का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाए, अगर सब कुछ गिग वर्क, कॉन्ट्रैक्ट या प्रोजेक्ट आधारित हो जाए, जहां वेतन संरचनाएं रातों रात एल्गोरिदम के आधार पर बदलती हों, तो क्या दशकों पुराने ये कड़े श्रम कानून और पेंशन नीतियां उन अचानक होने वाले बदलावों को संभाल पाएंगी? ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है। या फिर हम
ऐसे ही हजारों नए कानूनी विवादों का सामना करेंगे जहां काम करने का तरीका तो भविष्य का होगा, लेकिन हमारे अधिकार और नियम उसी 1952 की पुरानी सोच में फंसे रह जाएंगे। क्या हमारा तंत्र इस नए भविष्य के लिए तैयार है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। ये वास्तव में आने वाले कल का सबसे बड़ा सवाल होने वाला है। इसी अहम विचार के साथ हम आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने स्रोत सामग्री के आधार पर यह समझने की कोशिश की कि कानून की दुनिया कागजों और समय के प्रति कितनी सख्त हो सकती है। उम्मीद है ये विश्लेषण जानकारीपूर्ण रहा होगा। फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई चर्चा के साथ।